नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। टैंटलम के बारे में दिया है। हाल ही में भारत का जो आईआईटी रोपड़ की टीम है, भारत की आईआईटी रोपड़ की टीम है, सतलज रिवर में एक रेयर मेटल्स जिसका नाम है टैंटलम, इसकी खोज की है। इससे भारत की जो आयात निर्भरता है ये कम होगी। तो आइए सबसे पहले जानते हैं जो टैंटलम्स एटम्स या धातु है, मेटल्स है, इसके बारे में जानते हैं। यह ग्रे कलर्स का है, ग्रे यानी कि भूरा कलर्स का है और हैवी मेटल्स है। ये जो धातु है भारी है, अत्यधिक संक्षारण प्रतिरोधी है, यानी कि इसमें जो जंग है नहीं लगता है, इसमें जंग नहीं लगता है। अगर इसके परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर की बात करें तो 73 है। जो टैंटलम इसका प्रतीक है TA, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है TA 73 परमाणु क्रमांक। इसकी खोज सबसे पहले जो दुर्लभ धातु है इसकी खोज सब पहली बार 1802 में हुआ था। कब हुआ था? 1802 में। एक स्वीडिश रसायनज्ञ थे, केमिस्ट थे, जिनका नाम था एंडर्स गुस्ताफ एकेनबर्ग। इनके द्वारा 1802 में सबसे पहले खोजा गया था किसको? जो रेयर मेटल है टैंटलम्स का। ये जैसे ही हवा के संपर्क में आता है, जैसे ही हवा के संपर्क में आता है एक ऑक्साइड का लेयर बना लेता है, एक ऑक्साइड का लेयर बना लेता है। इसकी क्वालिटी यह है कि यह पतलों तारों की तरफ फैल जाता है, मतलब कि इसको जितना भी पतला चाहे उतना पतला इसे कर सकते हैं, इसको खींच सकते हैं। 150 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर रासायनिक हमले के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी होता है, यानी कि जो टेम्परेचर होता है 150 डिग्री टेम्परेचर, इससे कम तापमान पर ही जो रासायनिक अटैक होता है इसके प्रति प्रतिरोधी होता है। मतलब कि अन्य जो रासायनिक तत्व है इसके साथ तेजी से इसका जो रिएक्शन है ये नहीं हो सकता है। इसका जो गलनांक है उच्च है, हाई है, मेल्टिंग पॉइंट जो इसकी है काफ़ी हाई है। केवल टंगस्टन और रेनियम को से छोड़कर इसकी जो उच्च मेल्टिंग पॉइंट है यानी गलनांक क्षमता इसकी कितनी है? हाई है। और भी अगर इसके बारे में कुछ जाने टैंटलम्स, इसका उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है? इसका उपयोग हो सकता है जो केमिकल से भरे डिवाइस है, संयंत्र है, उसमें हो सकता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में हो सकता है। विमानों और मिसाइल घटक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका उच्च गलनांक के कारण जो प्लैटिनम होता है उसके विकल्प के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। किसके? प्लैटिनम के। जो सर्जिकल उपकरण हैं और जो प्रत्यारोपण है इसके लिए जो चिकित्सा क्षेत्र मतलब सर्जरी हो गया, प्रत्यारोपण हो गया, ट्रांसप्लांटेशन हो गया, किसी भी आर्गन्स यानी अंग का, उसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। किसका? टैंटलम्स का। अगर टैंटलम के साथ कार्बन मिला देते हैं तो ये होता है टैंटलम कार्बाइड्स। इसके साथ इसका मिश्रित उपयोग हाई स्पीड्स जो मशीन होती हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। किसका? टैंटलम कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है। और टूल किट के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह सतलज नदी के रेत में खोजे जाने पर इसको मिली है। इससे भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर उद्योग है उसको लाभ होगा। भारत का जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग है उसमें काफ़ी लाभ होगा। भारत अभी तक जो टैंटलम है इसका पूरी तरीके से आयात करता है। मुख्य रूप से भारत टैंटलम का आयात संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी से करता है। जबकि सबसे ज़्यादा जो टैंटलम का प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, किसके द्वारा किया जाता है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के द्वारा दुनिया का सबसे ज़्यादा टैंटलम का प्रोडक्शन किया जाता है। अगर भारत में रिजर्व की बात की जाए तो टैंटलम भारत में एक अयस्क के रूप में मिलता है। अयस्क मतलब कि स्वतंत्र रूप से टैंटलम नहीं मिलता है, अन्य मेटल्स, अन्य धातुओं के साथ ये मिक्स रूप से मिलता है, जिसे अयस्क बोलते हैं। सबसे ज़्यादा इसका रिजर्व बिहार में है, फिर राजस्थान में है, फिर कर्नाटक में है। टैंटलम जो कोलम्बाइड्स अयस्क के रूप में यहाँ पर उपलब्ध है। टैंटलम कोलम्बाइड्स अयस्क यानी ओर के रूप में यहाँ पर उपलब्ध है। नेक्स्ट बढ़ेंगे। आइए रिवर के बारे में देखते हैं जिस रिवर में निकला है। ये है सतलज रिवर। यह है सतलज रिवर। यह सिंधु नदी की सबसे पूर्वी सहायक नदी है। ये है सिंधु नदी जिसे बोलते हैं इंडस रिवर्स। इसकी सबसे जो पूर्वी सहायक रिवर है ये है सतलज रिवर्स। सबसे पूर्वी क्षेत्र में सहायक रिवर है। यह उत्तर भारत में और पाकिस्तान के बीच में बहती है, जिसमें 5 नदी है। झेलम हो गया, चेनाब हो गया, फिर रवि हो गया, ब्यास हो गया, सतलज। इन 5 नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सतलज ही है। सतलज ही सबसे बड़ी नदी है। इसे शतुद्री के नाम से भी जाना जाता है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी का मतलब होता है कि जो यहाँ पर स्थल खंड का विकास हुआ है, ये स्थल खंड का यानी पर्वतीय क्षेत्र का विकास न होने के पहले भी ये नदी यहाँ पर फ्लो करती थी। जब स्थल खंड का विकास हो गया उसके बाद भी ये नदी फ्लो कर रही है, बह रही है।
तो यानी इसका मतलब ये पूर्ववर्ती नदी है। अगर अनुवर्ती होती तो यानी कि जो स्थलखंड का विकास हो गया उसके बाद ये नदी फ्लो करी तो अनुवर्ती होगी। तो ये कौन सी रिवर है? पूर्ववर्ती रिवर्स है। इस पर महत्वपूर्ण जो भाखड़ा नांगल बांध है वो इस पर बना हुआ है। और जो लोहरी स्टेज फर्स्ट जल विद्युत परियोजना है ये भी सतलज रिवर पर ही बनाया गया है। तो ये थी सतलज रिवर के बारे में। ये दक्षिण पश्चिम तिब्बत से होकर निकलती है जो रिवर्स है। यहाँ पर जैसे ही भारत में आती है, भारत में आते आते जैसे भारत के पंजाब प्रांत में पहुँचती है तो पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले जो ब्यास रिवर है, ब्यास नदी है, इससे यह मैच करती है। यानी कि ब्यास नदी सतलज नदी की एक ट्रिब्यूटरी नदी है। तो ये था इस नदी के बारे में, सतलज नदी के बारे में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हौती विद्रोही के बारे में दिया है, चाहे इसे हैती भी बोलते हैं, हैती रिबल्स विद्रोही, हुती रिवर विद्रोही, प्रोनाउंसिएशंस अलग अलग किया जाता है। तो हुआ क्या है, हाल ही में इन विद्रोहियों द्वारा, जो हैती रिबल विद्रोही, इनके द्वारा जो रेड सागर से लाल सागर है, लाल सागर में एक भारत जा रहे मालवाहक पोत है, शिप है, जिसका नाम है गैलेक्सी लीडर्स। इसको हाईजैक कर लिया गया है हैती रिबल के द्वारा। तो हाईजैक क्यों किया गया है? क्योंकि इनका मानना था, जो हैती विद्रोही थे इसका मानना था हमास का बदला लेने के लिए, इनका मानना था कि ये जो शिप है ये इजराइल की है, जबकि इजरायली सरकार ने इस चीज़ का खंडन किया। ये जो भारत जा रही शिप है ये इजराइल की नहीं है, एक कंपनी है, किसकी? ब्रिटिश स्वामित्व वाली कंपनी है, और एक इजरायली फर्म यानी कि इजराइल की एक कंपनी है, उसके लिए सामान ये भारत लेकर जा रही थी। तो इसको एक कैप्चर कर लिया गया, क्योंकि जो हैती रिबल्स हैं, हैती विद्रोही हैं, इनके द्वारा लाल सागर से ही मिसाइल अटैक किया गया था। कहाँ पर? इजराइल के क्षेत्र में अटैक किया गया था। लेकिन इजराइल ने इन पर काउंटर अटैक करके इसको, जो इजराइल अटैक है जो इनका रॉकेट अटैक है, इसको नेस्त नाबूद कर दिए, मतलब इसको अटैक इनको रोक दिए। तब ये विद्रोही वो नहीं कर पाए, मिसाइल से अटैक करने में सफल नहीं रहे, तो ये जो शिप है इसे ही हाईजैक कर लिए। हालांकि ये इजराइल का नहीं है। यहाँ पर देखिए, ये जो हेलीकॉप्टर से इस शिप पर उतरने के बाद इसे हाईजैक कर लिए और फिर अपनी तरफ एक कब्जा में ले लिए। आइए हौती विद्रोहियों के बारे में जानते हैं। यह यमन में स्थित है। यह यमन में स्थित एक शिया मुस्लिम विद्रोही समूह या विद्रोही गुट है। इसके संस्थापक हैं नेता हुसैन बद्रेद्दीन अल हैतीस। इन्हीं के नाम पर इसका नाम है हैती समूह रख दिया गया है। वे शिया इस्लाम की एक शाखा का पालन करते हैं। जो शिया सुन्नी मुस्लिम होते हैं उसमें शिया जो मुसलमान होते हैं उनका यह एक ग्रुप है। इसको ईरान द्वारा फंड भी किया जाता है, ईरान द्वारा इसको फंड भी किया जाता था। तो ये थे हैती विद्रोहियों के बारे में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ट्रांसजेंडर क्रिकेट। हाल ही में जो ICC है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसने लिंग पात्रता यानी कि जेंडर क्वालिटीज़ को बरकरार करते हुए कुछ रूल्स थे, कुछ नियम थे, उसमें बदलाव किया है। उसमें बदलाव क्या किया गया है? बदलाव यह किया गया है कि कोई भी पुरुष यदि अपना जेंडर चेंज करवाता है, जेंडर चेंज करवाकर अगर वो महिला बन जाता है यानी फीमेल बनता है, कोई भी मेल अगर जेंडर चेंज कराकर फीमेल बनता है तो भी उसको महिला खेल में नहीं लिया जाएगा। उसके बाद कोई ऐसा पुरुष जिस पर, या कोई ऐसी महिला हो, जो कोई ऐसी फीमेल हो जिस पर पुरुष यौवन का मतलब विकास हुआ हो, पुरुषों का जैसा यौवन है, तो उनको भी जो महिला खेल है उसमें नहीं लिया जाएगा। तो जो क्रिकेट है, ट्रांसजेंडर क्रिकेट है, तो जो ICC है, ICC ने एक रूल बना दिया है कि कोई भी अगर पुरुष जो महिला जेंडर बनाया है, मतलब कि लिंग अपना चेंज कराकर महिला बना है, या कोई किन्नर हो या ट्रांसजेंडर हो या हिजरा भी बोलते हैं कई जगह, इन सबको ICC की जो महिला क्रिकेट टीम है उनमें शामिल नहीं किया जाएगा। क्योंकि ऐसा मानना है कि उनके अंदर पुरुषों जैसी ताकत है। तो जो महिला होती हैं जिनके पास जो शारीरिक अंतर पड़ जाता है, टेस्टोस्टेरोन, जो मांसपेशियों में टेस्टोस्टेरोन होते हैं उसमें अंतर पड़ जाता है, हीमोग्लोबिन में अंतर पड़ जाता है, तो ये जो खेल है, एथलीट्स है, उसको प्रभावित करेगा। क्योंकि इनके पास एक अलग ताकत होती है, तो उन्हें उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। ये बनाया गया किसके द्वारा? रूल ICC महिला क्रिकेट टीम के द्वारा। और भी कुछ जानते हैं संस्थाओं के बारे में। जो विश्व एथलीट्स के ये भी लिंग विकास में अंतर को लेकर जो एथलीट्स है उसके सभी स्पर्धाओं में महिला वर्ग में जो टेस्टोस्टेरोन्स हैं उसको एक फिक्स कर दिया है कि टेस्टोस्टेरोन्स कितना होना चाहिए। 24 महीने तक अपना टेस्टोस्टेरोन्स बरकरार रखना है। कितने? 2.5 नैनोमोल पर लीटर तक, 2.5 नैनोमोल पर लीटर तक आपको 24 महीने तक टेस्टोस्टेरोन चेक कराने के बाद रहना चाहिए। अगर इससे कम या ज़्यादा होता है तो आपको महिला
खेल में नहीं लिया जाएगा। साइकिलिंग, तैराकी, इन सब सारे ओलंपिक, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी है, इनके द्वारा भी जो ट्रांसजेंडर है इनको महिला खेलों में जो शामिल करने का जो रूल था उसे हटा दिया गया है। ये फैसले का असर यह हुआ कि जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहली ट्रांसजेंडर खिलाड़ी थी जिसका नाम था डेनियल मैकगेही, इनको सबसे ज़्यादा प्रभाव करेगी, क्योंकि ये ट्रांसजेंडर थी, महिलाओं में इन्हें खेलने के लिए रखा गया था, लेकिन अब इन्हें हटा दिया गया है। आईसीसी के बारे में जानेंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट परिषद के बारे में। इसका मुख्यालय दुबई में है। क्रिकेट की वैश्विक शासी निकाय है। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। 1965 में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन कर दिया गया है और 1987 में अभी ये वर्तमान अपने नाम को फॉलो कर रहा है। आगे बढ़ेंगे। साइक्लोन मोचा। साइक्लोन मोचा चर्चा में क्यों है? और भारत का एक ऑपरेशन चला है, ऑपरेशन करूड़ा। ऑपरेशन करूड़ा किसके द्वारा चलाया गया है? भारत के द्वारा। भारत में जो मतलब कुछ राहत सामग्री पहुंचाने के लिए म्यांमार के अंतर्गत भारत के द्वारा चलाया गया है ऑपरेशन करूड़ा। ये चर्चा में आ गया है। तो पहले साइक्लोन मोचा के बारे में जानेंगे। साइक्लोन मोचा से तबाही हुई कहाँ पर? म्यांमार के अंदर, प्लस जो बांग्लादेश का कॉक्स बाजार है ये तबाह हो गया है। तो कैसे कैसे यहाँ पर देखिए, जो रखाइन प्रांत है, यहाँ म्यांमार का जो रखाइन स्टेट है, रखाइन प्रांत है, वहाँ पर साइक्लोन मोचा ने काफ़ी तबाही मचाई है। उसके साथ साथ जो कॉक्स बाजार है किसका? बांग्लादेश का। यहाँ पर मुस्लिम शरणार्थी आए थे जिसका नाम था रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थी है जो म्यांमार से बाहर निकाल गए थे। तो ये कॉक्स बाजार का एक सबसे बड़ा राहत शिविर में रहते थे। तो ये राहत शिविर ही साइक्लोन मोचा के कारण तबाह हो गया है। तो काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर मारे गए हैं। कम से कम 10 लाख जो रोहिंग्या है शरणार्थी यहाँ पर कॉक्स बाजार में रहते थे। तो भारत के द्वारा चलाया गया है ऑपरेशन करूड़ा। इस ऑपरेशन करूड़ा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। भारत के द्वारा म्यांमार में अपनी 3 नेवी की शिप भेजी जा रही है। नेवी की 3 शिप भेजी जा रही है। किसमें? उसमें जो एसेंशियल, जो मतलब मूलभूत राहत सामग्री होती है, खाने पीने दवा की सामग्री होती है, वो लेकर यहाँ पर पहुँचा है। कहाँ पर? यांगून में। म्यांमार का एक शहर है यांगून, वहाँ पर पहुँचा है। और एक उसके बाद 4थी शिप भी यहाँ पर जाने वाली है। तो साइक्लोन जो है वो ज़्यादातर इस क्षेत्र को यानी म्यांमार और उसके बाद बांग्लादेश को प्रभावित क्यों करता है? क्योंकि ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है, साइक्लोन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ये जो बांग्लादेश है और उसके बाद म्यांमार है, ये इस जो आता है साइक्लोन यानी उष्णकटिबंधीय रीजन है, इसके बॉर्डर पर स्थित है। इसलिए यहाँ पर जो साइक्लोन ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये यहाँ पर अधिक बार आता रहता है। ये था साइक्लोन मोचा के बारे में। कहाँ पर आया था? भारत म्यांमार में सहायता पहुँचाने के लिए ऑपरेशन करूड़ा स्टार्ट किया गया था। कुछ और भी ऑपरेशन है जो भारत के द्वारा चलाए गए हैं, उसके बारे में जानेंगे। ऑपरेशन अजय हाल ही में 2023 में भारत के द्वारा चलाया गया। कहाँ पर? इवैक्यूएट सिटीजन्स। भारत अपने नागरिकों को कन्फ्लिक्ट स्ट्रिकिंग इजराइल हमास के बीच में जो वार चल रहा था उसके बीच में इजराइल में फंसे नागरिकों, फिलिस्तीन में फंसे नागरिकों को बाहर निकालने के लिए भारत के द्वारा चलाया गया है ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन दोस्त ये 2023 में ही चलाया गया है। ये जब तुर्की और सीरिया के बीच में जो बॉर्डर एरिया पर जो अर्थक्वेक आया था यानी भूकंप आया था, तो वहाँ फंसे लोगों को मदद पहुँचाने के लिए भारत के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन दोस्त। फिर ऑपरेशन गंगा है, ये 2022 में चलाया गया था भारत के द्वारा ऑपरेशन गंगा। यह रसिया और यूक्रेन के बीच में जब वार हुआ था तो दोनों के बीच में कुछ राहत सामग्री, दवा और ये सब चीज़ पहुंचाने के लिए भारत के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन वंदे भारत और ऑपरेशन समुद्र सेतु। वंदे भारत ऑपरेशन चलाया गया कोविड-19 जो पैंडेमिक था 2020 में। जो यात्री अपना पैदल आ रहे थे, कहीं भी स्टेट में फंसे थे, उनको ट्रेन के द्वारा, वंदे भारत ट्रेन और अन्य ट्रेनों के द्वारा इन्हें वापस घर लाया जा रहा था। ऑपरेशन समुद्र सेतु ये भी चलाया गया था कोविड-19 के दौरान ही 2020 में, कि मतलब जो अगल बगल के देश में फंसे हुए नागरिक हैं, हमारे विदेश से नागरिक हैं, उनको जहाज़ द्वारा वापस लाया जा रहा था। इक्वेशन ऑफ ब्रसेल्स एक ऑपरेशन चलाया गया था। टेररिस्ट अटैक हो गया था ब्रसेल्स में, वहाँ से नागरिकों को बचाने के लिए। ऑपरेशन राहत 2015 में चलाया गया था जब यमन में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, विद्रोह हुआ था, तो वहाँ पर नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन मैत्री 2015 में चलाया गया था। नेपाल में जब आया था अर्थक्वेक यानी भूकंप आया था, तो वहाँ के लिए भारत द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन सेफ होम कमिंग ये 2011 में चलाया गया था, लीबिया में जब विद्रोह हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उस समय।
ऑपरेशन सुकून चलाया गया था 2006 में भारत के द्वारा, जब लेबनान में कन्फ्लिक्ट हुआ था। अब 1990 में कुवैत में एयरलिफ्ट ऑपरेशन चलाया गया था भारत के द्वारा 1990 में। इन्वेजन ऑफ कुवैत पर हमला कर दिया गया था इराक के द्वारा, तब चलाया गया था। नेक्स्ट बढ़ेंगे, ओजोन लेयर के बारे में दिया है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट से पता चला है कि जो ओजोन में जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका के एक जगह पर ओजोन में जो छिद्र हो गया था, होल हो गया था, वो होल अभी ठीक होने वाला नहीं है, एक रिपोर्ट आई है। नए शोध से यह भी पता चला है कि जो घातक सौर विकिरण होते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं, किरणें होती हैं, ये पृथ्वी की सुरक्षा कवच को लगातार कमजोर कर रहे हैं। जो रसायन जो अल्ट्रा वायलेट यानी कि जो ओजोन लेयर को जो कमज़ोर करने वाली रसायन है, इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंध के बावजूद भी जो ओजोन लेयर है ये कमज़ोर होती चली जा रही है, और उसके साथ साथ ओजोन लेयर कमज़ोर होती चली जा रही है। जब ये कमज़ोर हो रही है तो जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं यानी किरणें हैं, जो घातक किरणें हैं, जो पृथ्वी पर आने की इसकी संभावनाएँ बढ़ गई है। तो आइए ओजोन के बारे में जानते हैं। ओजोन 3 ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जिसे O3 बोलते हैं। ये मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों रूप से में पाई जाती है। यह समताप मंडल और क्षोभ मंडल दोनों तरफ होती हैं। आइए फिगर के द्वारा इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए, यह है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर यानी कि पृथ्वी के सतह से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर है ट्रोपोस्फियर, जिसे हिंदी में क्षोभ मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे हिंदी में क्षोभ मंडल बोला जाता है। तो इसके बीच में जो ओजोन बनता है ये मानव द्वारा बनता है, यानी प्रदूषण के कारण बनता है। ये काफ़ी खतरनाक होता है, ये काफ़ी खतरनाक होता है क्योंकि ये प्रदूषण फैलाता है। उसके बाद 12 से 30 किलोमीटर बीच, 12 से 30 किलोमीटर यानी कि 20 से 30 किलोमीटर के बीच में, 20 से 30 किलोमीटर के बीच में एक लेयर होता है स्ट्रेटोस्फियर्स में, यानी कि जो समताप मंडल होता है उसमें एक लेयर होता है 20 से 30 किलोमीटर के बीच में, उसे बोलते हैं ओजोन लेयर्स। ये प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक रूप से इसका निर्माण होता है, O3 है। ये पृथ्वी के कवच के रूप में काम करता है, क्योंकि जो खतरनाक सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट्स किरणें होती हैं, उसको अपने पास ही रोक लेता है, अपने पास रोक लेता है। तो ये था। और फिर ये है मेसोस्फीयर्स, मध्यमंडल, जो 50 से 80 किलोमीटर के बीच में है। फिर बाद में थर्मोस्फीयर्स यानी कि तापमंडल है, 80 से 700 किलोमीटर के बीच में। फिर उसके बाद अब बहिर्मंडल है, जो 700 से चल जाता है, 190,000 किलोमीटर तक पहुंच जाता है। ये था उसके बारे में। अब इसके घातक प्रभाव के बारे में जानते हैं। कौन कौन से जो केमिकल्स है जो ओजोन लेयर्स को खतरनाक मतलब ख़त्म करते हैं, ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गया, ये जो ओजोन लेयर है इसे नुकसान पहुंचाते हैं। फिर उसके बाद हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, HCFC, ये भी खतरनाक होता है। हेलोन्स हो गया, ये भी ख़त्म करता है ओजोन लेयर्स को। ब्रोमाइड्स हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड्स हो गया। फिर उसके बाद मिथाइल क्लोरोफार्म हो गया, मानव निर्मित रसायन द्वारा। ये सब चीज़ें जो ओजोन लेयर है इसको ख़त्म करती है, इसको नष्ट करती है। ये खतरनाक केमिकल्स यानी रसायन भी हैं। ओजोन परत का क्षरण होने के बाद प्रभाव क्या होता है? मनुष्यों में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जैसे त्वचा कैंसर्स, मोतियाबिंद, तेजी से उम्र का बढ़ना, कमजोर इम्यूनिटी सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली। उसके बाद जानवर सीधे अल्ट्रावायलेट प्रकाश के संपर्क में आते हैं तो उसमें त्वचा और आंखों जैसे कैंसर विकसित हो जाते हैं। तो ये एक खतरनाक चीज़। नेक्स्ट बढ़ेंगे, वनुअतु द्वीप समूह के बारे में दिया है। ये चर्चा में क्यों है? यहाँ पर देखो, वनुअतु आइलैंड्स है, ये दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है, दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर देखिए पूर्व में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित है। ये चर्चा में क्यों आ गया है? चर्चा में इसलिए आ गया है कि यहाँ पर 6.7 तीव्रता का भूकंप आ गया है, इसलिए चर्चा में आ गया है। वानुआतु दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। इसके करीब 13 प्रमुख द्वीप, छोटे छोटे द्वीपों को मिलाकर ये वानुआतु बना है। यहाँ पर देखिए, इसके अगल बगल अगर बात किया जाए तो इसके ऊपर यानी कि नॉर्थ में सोलोमन आइलैंड्स है, इसके साउथ में न्यू कैलेडोनिया है फ्रांस का, फिर इसके पूर्व में फिजी आइलैंड्स है, फिर उसके बाद इसके उत्तर पश्चिम में पापुआ न्यू गिनिया है, और उसके बाद पश्चिम दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है। तो ये था फिजी। इसके 6 प्रांत है टोटल, ये है मलप्पा है, पेनामा हो गया, सानमा हो गया, सेफा, ताफिया और तोरबा, ये सब प्रांत हैं इसके, किसके? वानुआतु के। लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोकेशन के बारे में क्वेश्चन पूछ देता है कि ये कहाँ स्थित है
तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ये भी हो गया, चाहे नौरू गणराज्य हो गया, किरिबति हो गया, तुवालू हो गया, फिजी हो गया, सोलोमन आइलैंड्स हो गया, पापुआ न्यू गिनीस हो गया, न्यू कैलेडोनिया हो गया, ये सब सारे कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पास। तो ये था इसके बारे में। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।